अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का लेक्चर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का ये कोर्स है प्रोग्राम का। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात बाद में करते हैं। पहले अगर हमें एक सुपर कंप्यूटर बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके कंपोनेंट्स चेंज कर सकते हैं, उसमें जो सर्किट है वो चेंज कर सकते हैं, उसकी एडवांस कंपोनेंट्स उसमें लगा सकते हैं, एडवांस उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स उसमें मुख्तलिफ ऐड करके एक सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम इंटरचेंज करके तो एक सुपर कंप्यूटर बन सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एक रोबोटिक आर्म बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स ऐड करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐड कर दें, आप उसमें मशीन लर्निंग ऐड कर दें कि वो बिल्कुल ही ह्यूमनॉइड आर्म की तरह काम करे और उसके साथ साथ वो इंटरनेट से भी कनेक्ट हो जाए और आपका हाथ ही आपको मैप की लोकेशन बता रहा हो। उसमें जो भी फ़ीचर्स आप डाल सकते हैं तो उससे एक सुपर रोबोटिक आर्म तैयार हो सकता है। या उसमें आप कुछ वेपन्स ऐड कर दें तो आप ये हैं कि कंपोनेंट्स को चेंज करके इसमें भी प्रोग्रामिंग वगैरह चेंज करके कोई ना कोई पार्ट जो है चेंज करके फंक्शनल पार्ट आप एक फंक्शन एडवांस कर सकते हैं। ठीक है, आर्म का। इसी तरह से पीछे जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर के भी आप फंक्शंस एडवांस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं फंक्शन ना, जो काम कर रहा है कंप्यूटर या जो रोबोटिक आर्म काम कर रहा है। या आप मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स या टेक्नोलॉजी जो है उसमें एडिट करके फंक्शन इस आर्म का एडवांस भी कर सकते हैं। कोई ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्यों ना हम ये सब इंसानों पर भी ट्राई करें। और जैसे कि मकड़ी है, उसका काम ये है कि वो एक जाल निकलता है मकड़ी में से, स्पाइडर का। तो वो जो थ्रेड निकलती है, हम ये चाहें कि वो इंसान के हाथ में से भी निकले तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो जो क्या ऐसी क्वालिटी है उस स्पाइडर के अंदर कि वो ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, कि इसमें से जो है स्पाइडर में से जो है वो जाल निकल रहा है उसका। तो हम वो, अगर हमें वो पार्ट उसका पता चल जाए स्पाइडर का, तो हम वही पार्ट जो है, वो क्या होता है उसके डीएनए के अंदर से ही जीन होता है कोई जो ये फंक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है, कोई प्रोटीन ऐसे क्रिएट कर रहे होते हैं। तो स्पाइडर जो है ये फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, तो हम वो जीन अगर स्पाइडर से लें और इंसान में ऐड करें, वो कंपैटिबिलिटी अगर अच्छी हो जाए, इनकी एक्सेप्ट कर ले इंसानी बॉडी, तो स्पाइडरमैन तैयार हो सकता है, कि हल्क तैयार हो सकता है। ये हल्क जो है वो गामा रेस की कुछ इसके अंदर रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी के अंदर। इस सही तरह से मतलब सुपर हीरोज़ जो हमें दिखाए जाते हैं, तो क्या ये रियलिटीज़ में हो सकते हैं? ऐसी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, क्या पता आगे जाकर कुछ ना कुछ इससे सिमिलर पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि आप कंप्यूटर की भी अगर आप जनरेशन देखें तो पहले कंप्यूटर जो थे वो पूरे पूरे कमरे के साइज़ के थे। अब इतने वहाँ आपके हाथ में हैंडसेट जो है, आपका मोबाइल जो है, वो भी एक किस्म का कंप्यूटर ही है। तो वो भी एक एडवांसमेंट हो गई है जो पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब वो हो गई हैं, रियलिटी में आ गई हैं। इसी तरह से बायोनिक आर्म्स जो हैं वो मूवीज़ में पहले दिखाए जाते थे, कि हाथ कट गया तो मशीनी हाथ लगा लिया, लेकिन अब ये भी रियलिटी बन चुका है। तो क्या पता ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ये काम जो है वो रियलिटी में रेस आ सकें। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? जेनेटिक मैनिपुलेशन भी इसको कह सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं या आल्टर चेंज कर देते हैं किसी जीन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, यहाँ देख लें आप, डीएनए स्ट्रैंड बनी हुई है और डीएनए स्ट्रैंड में से एक जीन निकाल रहे हैं। जीन क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड का एक सेगमेंट होता है जो फंक्शनल सेगमेंट होता है, जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है। तो वो जीन को आप चेंज भी कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा? हमारा ऑर्गेनिज्म का फंक्शन कोई ना कोई चेंज हो जाएगा। या आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं उसी जीन को। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जो करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए के अंदर जो भी हम चेंजिंग कर रहे हैं तो वो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो जीन क्या है? जीन क्या है? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन विच डिटरमाइन डिफरेंट फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन जो है वो एक सेगमेंट है डीएनए का, जिसके अंदर, जीन के अंदर क्या है? इंस्ट्रक्शन है कि वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाए। ठीक है, वो प्रोटीन कैसे बनेगा? प्रोटीन की रेसिपी जीन के अंदर जो है वो होती है। और प्रोटीन का काम क्या है? कि प्रोटीन जो है वो डिफरेंट फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का मज़ीद हम देखें तो क्या इज़ द प्रोसेस बाय विच पीसीस ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो जैसे अभी हमने स्पाइडर मैन की बात कर रहे थे कि हम स्पाइडर से एक जीन निकालें और वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे एक जीन निकालें हम जो स्पाइडर बना रहा है, जो क्या कहते हैं उसके जाल बना रहा है, और वो हम इंसान में अगर इंट्रोड्यूस कर दें उसके डीएनए में, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी हो जाएगी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि आप पीसीस ऑफ डीएनए जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म से लें और उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में
उसको ट्रांसफ़र कर दें ताकि हम उससे कोई ना कोई नया फंक्शन परफॉर्म करवा सकें या कोई डिजीज़ को टारगेट कर सकें, कोई ना कोई हमारा एक पर्पस होता है इसका, ठीक है। तो जीन एक ऑर्गेनिज़म से लिया, दूसरे ऑर्गेनिज़म में इंट्रोड्यूस करा दिया किसी न किसी पर्पस के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगी। जैसे आप अगर सोचें कि रात में अगर ये पेड़ पौधे जो हैं वो खुद ही ग्लो करने लग जाएं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम रोड्स पर प्लांट्स लगा देंगे, वो हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं दिन में, रात में वो हमें रोशनी प्रोवाइड करेंगे, तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इसमें क्या था कि टोबैको प्लांट जो है वो ग्लो करता था इन द डार्क में। तो क्या किया था कि टोबैको प्लांट के अंदर इन्होंने जीन जो है फायर फ्लाई में से, जो रात में फायर फ्लाइज होती हैं जो रात में चमकती हैं, तो उनका डीएनए निकाला, उनका जीन निकाला जो ग्लो करने का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है फायर फ्लाइज के अंदर। तो वो जीन इन्होंने क्या करा, टोबैको प्लांट में ऐड कर दिया। तो उससे क्या हो गया, टोबैको प्लांट ने एक्सेप्ट करा उसको और वो रात में ग्लो होने लग गया, ठीक है। तो ये जब एक चीज़ परफॉर्म हो गई है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, हमने देखें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ट्री के अंदर या प्लांट के अंदर हमने ग्लो उसको करा दिया है, तो क्या पता जो हमने भी प्रीवियस बात करी है सुपर ह्यूमंस की, उसमें से कुछ ना कुछ हद तक काम जो है वो हो सकता हो, ठीक है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर में आपको पता है कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर को हमारी जो है वो ख़राब करते हैं। तो हम अगर एक ऑर्गेनिज़म ए जो है वो अपने एग्रीकल्चर में, जो हमारी खेत है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, वो जीन ऑर्गेनिज़म ए का जीन जो है हम अपने, जैसे ये प्लांट है इसके अंदर ये जीन ऐड कर दें ऑर्गेनिज़म ए का, और ऑर्गेनिज़म बी जो है वो इंसेक्ट है जो इस प्लांट को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो ऑर्गेनिज़म ए होगा ये जो है ये हैज़ार्डस होगा किसके लिए, ऑर्गेनिज़म बी के लिए, उसके लिए ये सही नहीं होगा। यानी कि ये इंसेक्ट जो है वो अगर ये ऑर्गेनिज़म ए का जीन जो है खा लेंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है, या इसके पास नहीं आएंगे, वो इस तरह का ये ऑर्गेनिज़म ए है। तो इससे इंसेक्ट्स जो हैं उनसे हिफाजत हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट की जो भी हम एग्रीकल्चर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में इस तरह से इस्तेमाल हो रही है कि इंसेक्ट्स जो हैं एग्रीकल्चर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर वो ऑर्गेनिज़म का जीन मौजूद है जो इंसेक्ट्स के लिए ठीक नहीं है, ठीक है, इंसेक्ट्स के लिए वो ख़तरनाक है। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो फिर इसकी तरफ नहीं आते। लेकिन ये हमें फिर क्योंकि हम ये वेजिटेबल्स हम खाएंगे भी, फ्रूट जो भी होगा, जो भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि वो ऑर्गेनिज़म इंसानों के लिए ख़तरनाक ना हो, ठीक है, सिर्फ उन इंसेक्ट्स के लिए ख़तरनाक हो। तो ये तमाम चीज़ें भी देखी जाती हैं फिर। अच्छा, मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे कि पहले जो है काउस में से और पिग्स में से जो है इंसुलिन ली जाती थी और डायबिटिक पेशेंट्स को जो है वो इंसुलिन दी जाती थी। लेकिन अब ये है कि वो लेकिन उससे प्रॉब्लम्स ये आती थी कि एलर्जीज़ हो जाती थी और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो काउस और पिग्स में से जो इंसुलिन ली जाती थी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो अब ये काम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए इंसुलिन जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो बनाई जा रही हैं। और वो बनाई कैसे जा रही हैं, इकोलाई और यीस्ट को के जीन्स को मिलाकर ये बनाई जा रही है, ठीक है, इंसुलिन। और ये इंसुलिन जो है लेबॉर्ट्री में बन रही है। अब इससे जो है एलर्जीज़ भी नहीं हो रही हैं और हाई कॉस्ट भी हमारी जो है वो कम हो चुकी है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा काम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हो चुका है। अच्छा, इंडस्ट्री में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है। कुछ ऐसी प्लास्टिक्स बनाई जा रही हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक बॉटल जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, खुद ही डिग्रेड हो जाएगी और ये आपको फिर दोबारा से उसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इम्प्रूव्स, हेल्थ भी इम्प्रूव कर रही है, आपका इन्वायरमेंट भी इम्प्रूव कर रही है और इकोनॉमी भी इम्प्रूव कर रही है। जैसे कि हमने इंसुलिन की बात की थी, आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है लेबॉर्ट्री में बनाई जा रही है, तो उससे हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। बायोडिग्रेडेबल आपके पास प्लास्टिक्स हैं वो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर रही हैं। और इसी तरह से ये प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं ये आप सेल करेंगे तो इकोनॉमी भी आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो तीनों जगह पर जो है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो इस्तेमाल हो रही है। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल है इन तीनों पर्पस के लिए। अच्छा जी, जीन एडिटिंग टूल। अच्छा, क्रिस्पर कास9 जो है ये एक जीन एडिटिंग टूल है जिसने कट HIV वायरस जो है वो कट कर दिया था, किसमें से, फ्रॉम अ सिंगल अफेक्टेड सेल। इन्होंने एक सिंगल अफेक्टेड सेल लिया, राइट में से लिया, ठीक है, उसके वो HIV इन्फेक्टेड सेल था, जैसे कि आप यहाँ सेंटर में देख सकते हैं। तो वो सेल जो है इन्होंने क्रिस्पर कास9 के ज़रिए जो है उस सेल में से HIV वायरस के जीन को कट आउट कर दिया है। और अब जो आपके पास सेल है वो हेल्दी सेल हो चुका है। तो जब इन्होंने एक सेल से ये निकाल सकते हैं तो फिर इन्होंने ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ट्राई करा है, रेड के ऊपर ट्राई करा, और 50% इनके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आए थे इससे, एग्जाम्पल इस प्रोसीजर के, इस एक्सपेरिमेंट के।
तो डिज़ीज़ से बचने के लिए भी हम जो है वो डिज़ीज़ को रिमूव करने के लिए भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ठीक है, एक डोनर ऑर्गेनिज्म होगा, उसका एक जीन होगा, एक रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म होगा, उसका एक जीन होगा। डोनर ऑर्गेनिज्म का जीन जो है आप रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में ऐड कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब जो आपके पास ये डीएनए बन जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक कहेंगे या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए कहेंगे। ठीक है, एक क्विक लुक देखते हैं हम इस प्रोसेस के ऊपर क्या है वो। सबसे पहले बन गया आपके पास डीएनए कैरिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन फ्रॉम ह्यूमन सेल। ठीक है, ह्यूमन सेल से आपने एक डीएनए लिया और डीएनए को आपने जो है फिर क्या करा? डीएनए कैरिंग अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज टेकन फ्रॉम अ ह्यूमन सेल। अच्छा, ह्यूमन सेल से आपने जो डीएनए का हिस्सा लिया है, जो जीन जो पार्ट लिया है डीएनए का, उसके अंदर वो जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आपको जो फंक्शन चाहिए वो इस जीन के अंदर मौजूद है। ठीक है, जो जीन से आप प्रोटीन बनाना चाह रही हैं वो जीन आपने, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है आपने वो वाला डीएनए आपने जो है वो ह्यूमन से लिया। ठीक है, फिर आपने दूसरा स्टेप क्या है? द जीन इज़ इंसर्टेड इनटू द डीएनए ऑफ अनदर होस्ट सेल। फिर दूसरे होस्ट सेल में आपने वो जीन जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, ये पूरा डीएनए था। आप देखें येलो कलर से राइट साइड पे वन पिक्चर जो है पहले स्टेप के बराबर में ही आपके पास ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए स्ट्रैंड है, उसमें से आपने एक येलो कलर का जीन जो है वो आपने लिया और आपने होस्ट सेल में इसको इंट्रोड्यूस कराया और आपके पास ये येलो सेल जो है, येलो पार्ट जो है ये ब्लू कलर के सर्कल में आ चुका है। होस्ट सेल में आपने जो है ये जीन इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। ठीक है, द होस्ट सेल नाउ कंटेन रिकम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो होस्ट सेल है आपका, इसके अंदर क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए है, यानी कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड डीएनए है इसके अंदर मौजूद है। द होस्ट सेल मल्टीप्लाइज, फिर होस्ट सेल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजायर्ड प्रोटीन जो है फिर वो आपके पास जो है वो बन जाएगा। ठीक है, genetically modified organism GMO, an organism which has foreign DNA integrated into its genetic material is called GMO। ठीक है, कोई फॉरेन डीएनए जो है वो डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाए एक ऑर्गेनिज्म के, तो उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने देखे हैं ये फॉरेन डीएनए है आपके पास येलो कलर का, ये आपने एक डीएनए से लिया। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं ये जीन को कट करने के लिए एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, उन एंजाइम्स को इस्तेमाल करके हमने येलो पार्ट जो है, सेगमेंट जो है डीएनए का जो जीन है, ये हमने कट आउट कर दिया और वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है दूसरे जीन में, दूसरे डीएनए में। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो डीएनए बना है नीचे ग्रीन कलर का जिसमें येलो पार्ट ऐड हो चुका है, तो ये आपका रिकम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, फॉरेन डीएनए इज इंटीग्रेट हो चुका है इसके अंदर। द प्रोसेस बाय विच पीसेस ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, उसको आप क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक और डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर आ चुकी है कि प्रोसेस बाय विच पीसेस ऑफ डीएनए आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। यही हम स्टार्ट से जो है वो बातें कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से आपने जीन लिया, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐड करा दिया। ये सब काम हम जीन एडिटिंग वगैरह ये सब काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर रहे होंगे। अच्छा, यूज़ क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग के? टू प्रिपेयर वैक्सीन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन्स भी बनाई गई हैं। टू मेक पिग्स कॉज और फिश ग्रो फास्टर, ताकि ये स्पीड में फास्टर ग्रो कर सकें फ़िश कॉज और मिल्क जो है। ठीक है, इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय काउज जो है वो हायर प्रोडक्शन, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 20% ज़्यादा मिल्क देती हैं। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड काव है आपके पास। ठीक है, इसके अंदर कुछ इन्होंने जीन के साथ कुछ फंक्शन परफॉर्म करें, जीन को एडिट करा है काव के, तो ये क्या है कि मिल्क जो है ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहा है आपके पास। ठीक है, यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे आपके पास क्या है? टू मेक पिग्स विथ लेस फैट लीनर मीट, यानी कि आप जो एनिमल्स हैं आपके, अब यहाँ ये लोग तो नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने पिग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। पिग्स की एग्जांपल दी हुई, आप काव की दे दें तो काउस में भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लेस फैट वाला मीट जो है वो काव से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपके काव में जो है वो फ़ैट कम होगा और मीट ज़्यादा होगा, तो फिर आपके पास जो है वो ज़्यादा फूड के लिए इस्तेमाल होगा, फ़ायदेमंद। ठीक है, गोल्डन राइस बनाए जाते हैं वो इस जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, रिच इन विटामिन ए। ऐसे राइस बनाए जाते हैं जो विटामिन ए उनके अंदर ज़्यादा होता है, तो वो भी आप जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस उसको कहेंगे। तो ऑर्डिनरी राइस जो है वो वाइट कलर का होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस जो है वो आपके पास ये कुछ येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर फेदरलेस चिकन्स बनाई जाती हैं, तो ग्रो बेटर इन वार्म कंट्रीज़, नो नीड ऑफ कूलिंग। ठीक है, आप जो हैंड चिकन्स हैं आपके पास, वो अगर हॉट एरियाज़ हैं तो वहाँ पर अगर इनकी कोई फार्मिंग कर रहा है तो
हॉट एरियाज़ में चिकन्स की फार्मिंग कर रहे हैं तो हंड्रेड्स ऑफ चिकन्स वहाँ मौजूद होंगी, तो फेदर जो होगा, उनके जो बाल होंगे, चिकन की जो पर होंगे, उनसे उनको गर्मी लगेगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाती वहाँ पर। तो फेदरलेस चिकन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड इन्होंने करके बनाई हैं। 2002 में 22 मई को इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी करे हैं और ये चल रहा है अब। ठीक है, तो उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे फेदरलेस चिकन की फार्मिंग ये लोग करते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें चिकन्स। यूजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्या यूज़ है इसका, पेस्ट रेजिस्टेंट कैबेज, जैसे हमने ऊपर बात की, इंसेक्ट्स जो हैं वो आपके क्रॉप्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम कुछ ऐसे उसके अंदर जो है वो ऐड करते हैं मटेरियल, जीन ऐसा ऐड करते हैं क्रॉप्स के अंदर अपनी, के जो इंसेक्ट हैं वो इंसेक्ट्स के लिए डेंजरस होता है लेकिन इंसानों के लिए जो है वो डेंजरस नहीं होता। ठीक है, जीन डेट प्रोग्राम्स पॉइजन इन स्कॉर्पियन टेल्स। ठीक है, स्कॉर्पियन टेल्स के लिए वो पॉइजन होगा, ऐसा जीन जो है हम वो प्रोग्राम करते हैं, वॉज कम्बाइंड विद कैबेज, वो कैबेज के साथ कंबाइन कर देते हैं। दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड कैबेजेस प्रोड्यूस स्कॉर्पियन पॉइजन, ये फिर स्कॉर्पियन पॉइजन प्रोड्यूस करती हैं दैट किल्स कैटरपिलर्स को किल कर देती हैं व्हेन दे बाइट लीव्स, जब उसके लीव्स को वो बाइट करते हैं। बट द टॉक्सिन इज़ मॉडिफाइड, लेकिन जो टॉक्सिन है, जो टॉक्सिन है वो इसको इस तरह से मॉडिफाइड किया गया है कि सो इट इज़ेंट हार्मफुल टू ह्यूमंस, कि वो सिर्फ टॉक्सिक हैं किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक हैं, इंसानों के लिए नहीं है। सही है। स्ट्रॉबेरी की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी विथ एंटी फ्रीज स्ट्रॉबेरी इन्होंने बनाई। अच्छा, स्ट्रॉबेरी जो है अगर आप उसको फ्रीज़ करें तो वो नरम हो जाती है ना, स्मैश हो जाती हैं, तो ऐसी स्ट्रॉबेरीज़ इन्होंने बनाई हैं कि वो स्मैश नहीं होंगे आप उसको फ्रीज़ भी करेंगे तो वो कैसे इन्होंने करा, आप देखें यहाँ पर कुछ फ़िशेस होती हैं जो बहुत ठंडे एरियाज़ में भी जो हैं ठंडे पानी में जो है वो सर्वाइव कर पाती हैं। ठीक है, तो उन फ़िशेस के जीन को लेकर इन्होंने जो है वो स्ट्रॉबेरी में ऐड करा और उस तरह से फिर स्ट्रॉबेरी जो है उसके अंदर भी ये सलाहियत आ गई कि वो हाई टेम्परेचर में भी स्क्वीज़ नहीं होगी। ठीक है, स्मैश नहीं होगी, अपनी असल शेप में रहेगी। तो एंटी फ्रीज़ इज़ अ केमिकल फाउंड इन अ फिश लिविंग इन कोल्ड वाटर। तो एंटी फ्रीज़ जो है वो एक केमिकल है जो कोल्ड वाटर में पाया जाता है, कोल्ड वाटर में रहने वाली फ़िशेस के अंदर पाया जाता है, तो अवॉइड इट्स ब्लड फ्रीजिंग, ताकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फ्रीज़ ना हो। ठीक है, ये अल्लाह की कुदरत है कि उन मछलियों के अंदर ये एंटी फ्रीज़ केमिकल्स पाए जाते हैं कि वो ठंडे पानी में भी सर्वाइव कर जाती हैं और उनका जो ब्लड है वो जमता नहीं है। ठीक है, तो जीन एबल टू मेक दिस एंटी फ्रीज वाज इंट्रोड्यूस इनटू स्ट्रॉबेरीज, तो वो जीन हमने जो है लिया जो कि एंटी फ्रीज का काम कर रहा है उन फिशेस के अंदर, और उसको इंट्रोड्यूस कर दिया स्ट्रॉबेरी में टू अवॉइड देम फ्रॉम मशिंग अप। ठीक है, ताकि हमारा जो है स्मैश ना हो जाए स्ट्रॉबेरीज वैन फ्रोजन, जब आप उसको फ्रोज़ करें, बट दे बिकम ब्लू, लेकिन इससे इसका असर क्या हुआ है कि आपकी रेड स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो ब्लू कलर की हो गई हैं। अच्छा, डीएनए की अगर हम बात करें, डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी एब्रीविएशन है। एवरी लिविंग थिंग हैज़ डीएनए, हर लिविंग थिंग के पास डीएनए है। प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया हों या वायरसेस हों, सबके पास डीएनए है। अच्छा, वायरसेस जो हैं वो बॉडी से बाहर अगर होते हैं, होस्ट सेल के बाहर होते हैं, तो वो लिविंग नहीं होते, लेकिन जब ये होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जैसे कोरोना वायरस, तो फिर ये लिविंग होते हैं। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया, एनिमल्स और प्लांट्स ये सब तो लिविंग होते हैं। अच्छा, एवरी लिविंग थिंग हैज़ यूनिक डीएनए, हर लिविंग थिंग के पास जो है एक अपना यूनिक डीएनए होता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स का एक यूनिक डीएनए है, ह्यूमन का एक अलग यूनिक डीएनए है, इसी तरह से बटरफ्लाई यहाँ बनी हुई है, इसका एक अलग ही यूनिक डीएनए है। लेकिन तमाम ह्यूमंस का डीएनए जो है वो 99% सेम होता है। ठीक है, सिर्फ 1% डीएनए जो है वो आप में और मेरे में जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। ठीक है, बाकी 99% तमाम ह्यूमंस का डीएनए जो है वो सिमिलर होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाएँ, मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस की अगर हम बात करें, हैव नियरली आइडेंटिकल डीएनए। अगर आप मोनोज़ाइगोटिक ट्विंस की बात करें, जो सेम ज़ाइगोट से बनते हैं ट्विंस, उनकी बात करें तो उनका डीएनए जो है वो तकरीबन सेम होता है, यानी कि 99% से भी ज़्यादा सेम होता है। ठीक है, और तकरीबन समझ लें 100% के पास ही जो है वो सेम होता है, या मान लें कि 100% सेम होता है। इसलिए जो कुरान मजीद में एग्जांपल दी गई है डिफरेंशिएशन की इंसानों के दरमियान में, कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, वो कहा गया अल्लाह ताला ने कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसकी एग्जांपल दी गई है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स वो वाहिद चीज़ है जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली डिफरेंशिएट करती है ह्यूमन बींग्स को आपस में। ठीक है, तो कुरान में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि क़यामत के दिन जब काफिरों ने कहा कि क़यामत के दिन कैसे हम लोग मरने के बाद कैसे ज़िंदा हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया उनको कि हम आपके जो है वो पोर जो हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही बना देंगे जैसे आपके अभी हैं।
ठीक है, यानी कि जब मैं मरूंगा, मैं मरने के बाद जब अल्लाह ताला दोबारा मुझे उठाएंगे तो मेरी जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी एज इट इज़ ही रहेंगी। तो आप शेप की, शक्ल की क्या बात कर रहे हैं, आपकी फिंगरप्रिंट्स भी अल्लाह ताला आपको लौटा के देंगे जब आप मरने के बाद दोबारा आपको ज़िंदा किया जाएगा। तो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर है किसके लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। और दूसरा क्योंकि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो है फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर आप डीएनए की बात कर रहे हैं तो। अच्छा, डीएनए कंटेन्स हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है डीएनए के अंदर, इट कैन इनहेरिट डिजीज़ टू। ठीक है, अब जैसे वालदा जो हैं, इधर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं इसमें जो इनकी मदर हैं, इनके हेयर्स जो हैं वो येलो हैं, तो इस बच्चे की हेयर्स भी येलो आप देख रहे हैं, तो इनहेरिट हुआ है इनको ये अपनी वालदा से। और इनके वालिद साहब जो हैं, इनके फादर, इनकी आइज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं कि जिस कलर की हैं बच्चे की भी वही आइज़ हैं, तो आइज़ इनको अपने फादर से इनहेरिट हुई हैं। तो इस तरह से इनहेरिट होती हैं आपकी डीएनए के अंदर जो है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ डिज़ीज़ भी अगर आपके पेरेंट्स में या पेरेंट्स के पेरेंट्स में पाई जाती है तो वो डिज़ीज़ भी चांसेस हैं कि वो भी आपके साथ इनहेरिट हो सकते हैं। ठीक है, डीएनए लोकेट्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में जो है वो पाया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है सेल के न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं, एटीपीज होते हैं इनके पास, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। ठीक है, तो इसका जो डीएनए है वो भी ख़ास जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पर ही काम कर रहा होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम करता है। ठीक है, उससे ही प्रोटीन बनता है और वो प्रोटीन जो है फिर वो फंक्शन परफॉर्म करता है कोई ना कोई बॉडी का। ठीक है, तो डीएनए मैंने आपको बता दिया न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हम जो डीएनए इस्तेमाल करेंगे वो न्यूक्लियस से निकल के आएगा। ठीक है, डीएनए मेक्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए से आरएनए बनता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास जो है ये डीएनए स्ट्रैंड है, लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो इसमें पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होता है और फिर डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए जो है वो डीएनए की स्पेसिफिक जो भी जीन होता है जिसके पास जो है प्रोटीन की रेसिपी होती है कि फंक्शनल प्रोटीन उससे बनेगा एक स्पेसिफिक प्रोटीन, तो वो प्रोटीन का जीन जो है वो कॉपी करता है ये एमआरएनए। आपका एमआरएनए जो बनता है वो डीएनए का इस सेगमेंट को कॉपी करता है जो जिससे प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो डीएनए इसका जो है डीएनए पर सबसे पहले आपका पॉलीमरेज अटैच होगा और फिर आरएनए टेम्पलेट्स बनेंगी, आपकी एमआरएनए बनेगा, उसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ये आरएनए जो है आगे जाता है, न्यूक्लियस से निकल जाता है एमआरएनए बाहर कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद, और न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद आरएनए जो है वो फिर वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अच्छा, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विद इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा, इसको हम कहते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ राइट साइड पे डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से फिर ये प्रोटीन बना। ठीक है, लैडर मेड अप ऑफ डिफरेंट बेसिस एंड साइड्स ऑफ शुगर फॉस्फेट। अच्छा, डीएनए के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डीएनए जो है वो इस एक तरह की लैडर है, आप देख लें। और इसमें क्या है, डिफरेंट बेसिस की लैडर है। ये जो कलर्स हैं आपके पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये डिफरेंट कलर्स जो हैं डिफरेंट आपके पास जो है बेसिस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एंड साइड्स ऑफ शुगर फॉस्फेट, और उनकी साइड्स जो हैं राइट साइड पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर है, लेफ्ट साइड पे भी ब्लू कलर है इस लैडर की, तो ये शुगर फॉस्फेट को जो है, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। अगर मैं इसको हाफ ब्रेक कर दूँ तो ये जैसे सबसे ऊपर क्या है, ब्लू कलर का आपके पास ये नाइट्रोजनस बेस कहलाएगी, और इसके साथ ये राइट साइड पर जो है वो शुगर फॉस्फेट ग्रुप होगा। इसी तरह से ये ग्रीन जो है नाइट्रोजनस बेस कहलाएगी, और इसके लेफ्ट साइड पे ये शुगर फॉस्फेट ग्रुप होगा। और ये दोनों नाइट्रोजनस बेस जो हैं ग्रीन और ब्लू आपस में जो है ये बॉन्ड बना रहे होंगे। तो इस तरह से आपकी ये डीएनए की लैडर जो है तैयार हो रही है, और फिर ये एंगल्स की वजह से ये आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं, और फिर डीएनए जो है वो ट्विस्टेड शेप इसकी होती है डीएनए स्ट्रैंड की। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड इसको हम कहते हैं, ये जो हाफ मैंने इसको जो ब्रेक करा है आपके नाइट्रोजनस बेस ब्लू कलर की, और इसके साथ साथ फॉस्फेट और शुगर ग्रुप जो राइट साइड पे ब्लू कलर से शो हो रहा है, ये यहाँ पे बड़ा सा भी दिखाया हुआ है राइट साइड पे। तो इस पूरे यूनिट को हम एक सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इन तीनों को कंबाइंडली हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अच्छा,
अच्छा, डीएनए क्या है? एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है फॉर्म बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल की वजह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फिर बन जाता है ऑफ शुगर फॉस्फेट का। ठीक है, शुगर फॉस्फेट पर जो, क्योंकि शुगर फॉस्फेट आपके कॉर्नर्स में है ना, तो इनके बॉन्ड एंगल्स की वजह से ये ट्विस्ट हो जाते हैं और फिर आपके पास जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो वो 4 किस्म की आपके पास नाइट्रोजनस बेस हैं। एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन एंड जी फॉर गॉनिन। एडेनिन हमेशा जो है वो थायमिन के साथ जो है बॉन्ड बनाएगी और साइटोसिन हमेशा जो है वो गॉनिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड्स बने हुए हैं, एक हमेशा टी के साथ बन रहा है, देखना आप सी का जी के साथ बन रहा है। और फिर जो लेफ्ट साइड पे आपके पेंटोज शुगर है, यहाँ पे राइट साइड पे पेंटोज शुगर है, और इन दोनों के बॉन्ड एंगल की वजह से जो है ये डीएनए आपका जो है वो ट्विस्टेड हो जाता है। और तीसरी एक और बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ए और टी के दरमियान जो है लेफ़्ट साइड पे सबसे नीचे देखें आप, ये डबल बॉन्ड बन रहा है। ए और टी के दरमियान में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, और जी और सी के दरमियान में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ये दोनों बॉन्डिंग्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। ए टी के दरमियान की बॉन्डिंग हो या सी और जी के दरमियान की बॉन्डिंग हो, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा, डीएनए हैज़ अ रेगुलर स्ट्रक्चर। एक रेगुलर स्ट्रक्चर है डीएनए का। इट्स ओरिएंटेशन विथ बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में जो विथ है, यानी कि आपका ये जो ऊपर सबसे पहले क्या है, सी जी है, और नीचे क्या है, ए टी। ऊपर और नीचे के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके दरमियान में ये सी और ए के दरमियान में जो भी गैप है ये भी फिक्स होता है। ठीक है, विथ बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, लेंथ एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर हेलिकल, एक पूरी टर्न में कितने नंबर ऑफ आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। ऑल ऑफ दीज फीचर्स वर डिस्क्राइब बाय, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को जो डिस्क्राइब करा था वो किसने करा था? वाटसन और क्रिक ने करा था। ठीक है, वन हेलिकल टर्न जो है 3.4 नैनोमीटर की होती है तकरीबन। उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और दो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस के दरमियान में जो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में जो गैप है वो कितना है? सेंटर में यहाँ लिखा हुआ है 0.34 नैनोमीटर बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स। दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान का गैप भी यहाँ बताया गया है। एक तरफ माइनर ग्रूव होती है और आपके पास मेजर ग्रूव्स बन रही होती हैं इसमें। ठीक है, आपका ये जो विड्थ है पूरी डीएनए स्ट्रैंड की वो 2.0 नैनोमीटर है। इसके बाद एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन आपकी होती है। ठीक है, तो ये पैरेलल तो नहीं है ना, यहाँ एंटी पैरेलल है, ट्विस्ट हो रही हैं। पैरेलल होती हैं तो ये दोनों कभी भी आपस में ट्विस्ट नहीं हो पाती। ठीक है, अगर ये सीधी सीधी होती तो फिर ये पैरेलल होती, सीधी सीधी लैडर होती, लेकिन ये ट्विस्ट हो रही है तो ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, एक एंड जो है वो आपका 3 एंड है, दूसरा एंड आपका 5 एंड होता है। एक स्ट्रैंड का अगर हम बात करें डीएनए की, क्योंकि ये तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ना, अगर हम एक स्ट्रैंड की बात करें तो उसके एक साइड पर 3 एंड होता है, 3 प्राइम, और दूसरी साइड पर जो है वो 5 प्राइम एंड होता है। वो हम आगे स्ट्रक्चर की बात अभी और मज़ीद करते हैं। दिस फिगर डिस्क्राइब्स द जनरल फीचर ऑफ बी डीएनए। अच्छा, डीएनए की फॉर्म्स होती हैं, ये बी डीएनए की जनरल फॉर्म है। द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर फाउंड विद इन अ सेल, ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्ट्रक्चर है जो सेल के अंदर पाया जाता है। अदर फॉर्म्स ऑफ डीएनए आल्सो एग्जिस्ट, दूसरी फॉर्म्स ऑफ डीएनए भी एग्जिस्ट करती हैं। ऑल फॉर्म्स हैव यूनिक फीचर्स, तमाम फॉर्म्स का जो है वो यूनिक फीचर्स होते हैं। जैसे ये फीचर्स हमने पढ़े हैं इतने सारे, कि एक टर्न हेलिकल में 3.4 नैनोमीटर की होती है और वो 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तमाम जो है वो फॉर्म्स के मुताबिक जो है वो चेंज हो रहे हैं, और वो फॉर्म्स नीचे आपको दी गई हैं। यहाँ पर फॉर्म ए में जो है हेलिक्स डायरेक्शन राइट होती है, राइट साइड पर ये रोटेट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पर टर्न में 11 होते हैं। हेलिक्स डायमीटर 2.3 नैनोमीटर होता है। इसी तरह से फॉर्म बी में क्या है, ये भी राइट साइड पे इसकी डायरेक्शन होती है, हेलिक्स डायरेक्शन। न्यूक्लियोटाइड्स इसमें 10 होते हैं, और आपके पास हेलिक्स डायमीटर 2.0 नैनोमीटर होता है, जो कि ऊपर एग्जाम्पल में हमने बी फॉर्म पढ़ी है। इसके बाद एक और जेड फॉर्म होती है, वो लेफ़्ट साइड पे टर्न होती है। उसमें एक टर्न में 12 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और 1.8 नैनोमीटर उसकी विथ होती है। ठीक है, अच्छा, वेरिएशन इन द नाइट्रोजनस बेस कंपोजिशन डिस्टिंग्विश ईच ऑफ द फोर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसकी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो नाइट्रोजनस बेस की वजह से ही चेंज हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो सेम ही है आपके पास। सिर्फ अगर आपके पास यहाँ पर आप देखें, ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो तो सेम ही है। ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये चेंज होती है तो फिर आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है। अगर ये ए है तो एडिनिन, आपके न्यूक्लियोटाइड में एडिनिन होगा। अगर इसमें जो है वो थायमिन होगा तो फिर ये चेंज हो जाएगी, दूसरी टाइप आ जाएगी। फिर गुआनिन है, और चौथी जो है वो साइटोसिन है। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसके चेंज होने से आपका न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अटैच टू द 5 प्राइम कार्बन इज अ ट्रिपल ट्राइफॉस्फेट ग्रुप. This group is important because in a DNA chain it undergoes a reaction with the 3OH group to produce polydeoxynucleotide. ठीक है,
अच्छा, हम देखते हैं यहाँ नीचे स्ट्रक्चर में देखते हैं। बेसिक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स के आपके पास ये हैं। फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें शुगर पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। यहाँ पर आप नाइट्रोजनस बेस को देखें तो ये 4 टाइप की आपके पास नाइट्रोजनस बेस हैं। एडिनिन और गॉनिन जो हैं ये आपकी कहलाती हैं प्यूरिन्स, और पैरामिडिन कहलाती हैं आपके पास थायमिन और साइटोसिन, ये पैरामिडिन कहलाती हैं। और ये आपके पास जो 5 प्राइम और 3 प्राइम है, ये जब आपके पास मज़ीद बॉन्डिंग बनती है एक न्यूक्लियोटाइड के नीचे फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाता है, तो उसमें 5 और 3 एंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो अभी हम नीचे देखेंगे। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज़ द डीऑक्सी राइबोज शुगर। दिस शुगर इज़ डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज इट कंटेन अ हाइड्रोजन एटम एट द नंबर 2 कार्बन। इसके पास नंबर 2 कार्बन पे जो है पेंटोज शुगर पे हाइड्रोजन एटम है। नॉर्मल राइबोज हैज़ अ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप एट दिस पोजीशन। नॉर्मल जो हाइड्रोक्सिल होता है, राइबोज शुगर होता है, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर OH होता है ग्रुप, लेकिन इसके पास क्या है, सिर्फ H ग्रुप है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, डीऑक्सी राइबोज कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन की कमी है। 2 प्राइम कार्बन जो है यहाँ पर आपके पास सिर्फ H अटैच है ना इस कार्बन के साथ। जो पेंटोज शुगर को आप देखें, जो शुगर मोइटी यहाँ लिखा हुआ है, इसमें पेंटोज शुगर की जो सेकंड कार्बन है उसकी पोजीशन पे आप देखें यहाँ पर H ज्वाइंट है, तो डीएनए के अंदर यहाँ पे H ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर H है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। लेकिन आम राइबोस शुगर की जब हम बात करें तो यहाँ पर इस सेकंड पोजीशन पर OH होता है, यानी कि इसके पास ऑक्सीजन होता है। तो डीएनए के पेंटोज शुगर में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ईच स्ट्रैंड ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ द सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है हर स्ट्रैंड का। इट इज़ अ सीरीज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स लिंक टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। फॉस्फो लिखा हुआ है, ये फोफो लिख दिया गलती से। अच्छा, ये 5 प्राइम एंड कहलाता है आपका, ये जो लास्ट वाला एंड है ये 5 प्राइम एंड कहलाता है फॉस्फेट ग्रुप का, ठीक है। और जो आपके पास नीचे जो है नाइट्रोजनस बेस की तरफ जो है ये 3rd प्राइम एंड आपका कहलाता है, ठीक है। और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपका बन रहा है, एक आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर ये पेंटोज शुगर है, ये इसका 5th एंड है। और ये दूसरा आपके पास फॉस्फेट ग्रुप, इसके नाइट्रोजनस बेस वाले ग्रुप से या पेंटोज शुगर जो है उससे। अच्छा हाँ, ये देखें इस तरह से, ये आपके पास जो है पी पी गामा, पी बीटा और पी अल्फ़ा, ये आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है। फिर ये जो रिंग बन रहा है आपके पास कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन जो है, और ये 5 कार्बन पर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। 4th कार्बन 3rd कार्बन पे आपके पास आके अटैच हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। दूसरा जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप ये 3rd पॉइंट पर आके पेंटोज शुगर के अटैच हो जाता है। और नाइट्रोजनस बेस ये राइट साइड पर ऊपर इसके, इसका भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर है। और फिर ये दूसरा जो आपका न्यूक्लियोटाइड है सेंटर वाला, इसके भी आप देखें जो रिंग है यहाँ पर पेंटोज शुगर की, उसका जो 3rd कार्बन है वो फिर नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से अटैच हो रहा है, और इस तरह से ये चेन चलती जाती है, और आपका जो है 3 एंड ये कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। जो लास्ट आपका बन जाए, लास्ट आपका जो पेंटोज शुगर होगा उसमें 3 एंड होगा, और जो क्योंकि पेंटोज शुगर से ही आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो रहा है, और जो लास्ट ऊपर वाला आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है वो 5 एंड कहलाएगा, और जो नीचे आपके पास जो है वो पेंटोज शुगर जो है वो आपके पास 3 एंड कहलाएगा, ठीक है। डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है डीएनए आपके पास। इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसके पास बहुत सारे, देखें आप सीरीज़ है ना पूरी, ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड, नीचे दूसरा, फिर नीचे तीसरा, तो इसलिए उसको आप क्या कह रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। दैट आर ज्वाइंड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ जो है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये जो फॉस्फेट ग्रुप का कार्बोक्सिल ग्रुप के जो 3rd पोजीशन पे जो बॉन्ड बना रहा है उसको आप क्या कह रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। दिस बॉन्ड जॉइंस द फॉस्फेट ग्रुप टू द 3rd कार्बन। ये जो बॉन्ड है वो फॉस्फेट ग्रुप को जो है न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन से जो है वो बॉन्ड बनाते हैं ऑफ द डाइऑक्सी राइबोज शुगर की, ठीक है। दोबारा आप एक दफ़ा ये देख लें, ये आपके पास पेंटोस ग्रुप है ऊपर, सबसे ऊपर पी पी गामा, पी बीटा, पी अल्फ़ा, ठीक है, पेंटोस ग्रुप है। और ये आपके पास 5th एंड से जो है वो कनेक्ट है किसके, राइबोज शुगर के, राइबोज शुगर के 5th कार्बन से अटैच हुआ हुआ है। इसी तरह से राइबोज शुगर का जो 1st कार्बन है उससे आपकी नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई हुई है, वो कोई भी हो सकती है, ATGC में से, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गॉनिन में से, ठीक है। और इसी पेंटोज शुगर का जो 3rd कार्बन है वो आपके बॉन्ड बना रहा है दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से, और इस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। और फिर ये फॉस्फेट ग्रुप है आपके पास, और उसके बराबर में ये फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 5th कार्बन से, सेंटर वाला न्यूक्लियोटाइड की मैं बात कर रहा हूँ, फॉस्फेट अल्फ़ा जो ग्रुप है आपके पास, ये
फिफ्थ कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और ये आपके शुगर के, और शुगर का जो थर्ड कार्बन है वो आप फिर नीचे वाले फॉस्फेट ग्रुप से फिर बॉन्ड बना रहा है, नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप से। और इसके ये सेंटर वाला जो पेंटोज शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस इसकी बेस है, वो कोई भी हो सकती है ATGC में से। और फिर ये फॉस्फेट ग्रुप जो है फिर थर्ड न्यूक्लियोटाइड का जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट ग्रुप ऊपर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना रहा है ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के थर्ड कार्बन से, और इसके अपने जो फॉस्फेट ग्रुप है इस न्यूक्लियोटाइड का जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फिफ्थ कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इसके शुगर के, पेंटोज शुगर के अपने ही न्यूक्लियोटाइड के। और ये जो थर्ड आपके पास एंड होगा, थर्ड कार्बन जो है यहाँ पर फिर OH ग्रुप ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच नहीं हुआ हुआ, तो ये आपका थर्ड एंड कहलाएगा। ऊपर वाला आपका 5 एंड कहलाएगा, क्योंकि फिफ्थ एंड पर आपके जो है वो क्या लगता है, फॉस्फेट ग्रुप लगता है, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट एंड और थर्ड एंड जो है DNA के मौजूद होते हैं। अब इसको और मज़ीद देख लेते हैं हम कि द एडिशन ऑफ अ न्यू न्यूक्लियोटाइड टू अ DNA मॉलिक्यूल क्रिएट्स अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट ग्रोज द DNA चेन। तो इसी तरह से फिर DNA चेन आपकी ग्रो होती रहती है। जैसे आप ये देख लें, फिफ्थ एंड है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड ऊपर लेफ्ट साइड पे देखेंगे, पहला न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस के साथ, फिर ये नीचे इसने फॉस्फेट ग्रुप के साथ एंगल बनाया, ये दूसरा नाइट्रोजनस आ गया, नाइट्रोजनस बेस के आ गई इसकी अपनी, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फिर उसके बाद ये नीचे तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड है, ऊपर वाला फिफ्थ एंड है, नीचे वाला थर्ड एंड है। अब इस थर्ड एंड के साथ दोबारा अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो क्या बना लेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा, जैसे राइट साइड पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने होगा, 4 न्यूक्लियोटाइड बन गए हैं और इसका थर्ड एंड आ गया है। लेफ्ट में आपके पास 3 न्यूक्लियोटाइड्स थे, ठीक है, और इसके साथ चौथा न्यूक्लियोटाइड जब ऐड हुआ है तो राइट साइड पे आपके पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स हो चुके हैं। चारों न्यूक्लियोटाइड के पास अपना अपना फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेस है। इस प्रोसेस में जो आपके पास जो इस प्रोसेस में इस रिएक्शन में क्या चीज़ आपके पास रिजल्ट में जो पास आउट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन से एक चीज़ रिलीज़ होगी, वो क्या है, आपके पास केमिकल रिलीज़ होगा, पायरो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आपके पास रिलीज़ हो जाएगा, फॉस्फेट बीटा और फॉस्फेट गामा रिलीज़ हो जाएगा, और फॉस्फेट अल्फ़ा ग्रुप जो है वो आपके पास थर्ड कार्बन से ऊपर वाले नाइट्रोजनस ऊपर वाले पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और वो फॉस्फोडाइस्टर आपका बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और ये बीटा और गामा जो है ये रिलीज़ हो जाएंगे फॉस्फेट ग्रुप के जब ये बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, पायरोफॉस्फेट ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो हैं आर फॉर्म व्हेन अ न्यू डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज एडिड टू अ ग्रोइंग DNA मॉलिक्यूल में जब आप उसको ऐड करेंगे तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन अ कंडेंसेशन रिएक्शन अकर होता है बिटवीन द अल्फा फॉस्फेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द थर्ड कार्बन, ठीक है। जो रिएक्शन हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप का और थर्ड कार्बन का, अल्फा फॉस्फेट ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप के अल्फ़ा वाले पार्ट का, और जो आपके पास कार्बोक्सिल ग्रुप है और पेंटोज शुगर का उसके थर्ड कार्बन के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज़ परफॉर्म बाय द एंजाइम DNA पॉलीमरेज। ये रिएक्शन भी DNA पॉलीमरेज एंजाइम है उसकी मदद से किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो एन एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन है, ये द एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इन द न्यूक्लियोटाइड। ये एनर्जी जो है वो जब बॉन्ड ब्रेक होता है फॉस्फेट ग्रुप तो हाई एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो एनर्जी फिर इस रिएक्शन को करवा देती है। दिस रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसके रिजल्ट में पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो आपका रिलीज़ हो जाता है। तो ये आपका मुकम्मल जो है वो लेक्चर 1 था, ये कंप्लीट हो चुका है।